जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे देश में, उनका क्या योगदान है ये भी बताते हैं। और उसी के बीच आज हम पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति, एक महिला नारी शक्ति जो है हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर संध्या तिवारी जी। और ये जो है सबसे खास बात पीएचडी किए हुए हैं और स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है वहाँ की जो है प्रिंसिपल है, ये जो है सकरी में है। और मैम के स्वागत के लिए, आपके स्वागत के लिए 2 लाइन में बोलना चाहूँगा। मैम, इतिहास की गहराइयों से ज्ञान का मोती लाई हैं, शिक्षा के मंदिर में रोशनी बनकर छाई हैं, हर पन्ने को जीवन देकर जो बदल दे तकदीर, ऐसी विदुषी प्रिंसिपल हमारे बीच आई है। स्वागत है आपका सादर सम्मान के साथ, आपके नेतृत्व से सजेगा शिक्षा का हर पाठ। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका अमित जी, और हमारे विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो पहला सवाल तो यही रहेगा मैम, आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं, आपके प्रारंभिक जीवन कहाँ तक रहा, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? ठीक, मेरा प्रारंभिक जीवन, मैं अंबिकापुर मेरा बर्थ प्लेस है। अंबिकापुर सत्तीपारा की हूँ, सरगुजा जिला। और अंबिकापुर में सत्तीपारा प्राइमरी स्कूल, मेरी जो प्राइमरी शिक्षा हुई है, सरकारी स्कूल है सत्तीपारा मोहल्ला में, वहीं मैं वहाँ से टॉप भी की थी। हाँ, 5th क्लास तक। और इसके बाद 6वीं क्लास में कंटिन्यू टॉप। हाँ, कंटिन्यू। और 6वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स स्कूल अंबिकापुर। वहाँ 6वीं से लेके 11वीं, उस समय जो पुरानी शिक्षा नीति थी जिसमें 10+2 नहीं था उस समय, ओल्ड कोर्स में, तो 11वीं 85 तक मैं वहाँ गर्ल्स स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैम फिर आपका? हाँ, इसके बाद मैं होली क्रॉस जो वुमेंस कॉलेज है वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन वहाँ से मेरा 88 में कंप्लीट हुआ। और फिर पीजी मैंने अंबिकापुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय से हिस्ट्री में मैं एमए की। इसके फिर मैंने एमफिल, चूँकि बिलासपुर में नहीं था हमारा एमफिल, तो एमफिल के लिए रायपुर में आवेदन की। वहाँ मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे मुझे छात्रवृत्ति भी मिली। 250 रुपये महीने उस समय में इंटरव्यू हुआ था। हाँ, बहुत था। तो उस समय मेरा फर्स्ट था, मतलब स्कॉलरशिप जो मिला था, बहुत खुशी हुई थी मुझे। तो 91 में मैं वहाँ एमफिल कंप्लीट की और एमफिल कंप्लीट करने के आने के बाद फिर मुझे 92 में जॉब मिल गया। फिर पीएचडी का सफ़र में? हाँ, पीएचडी का सफ़र ऐसा था कि मैंने ऐसा बना के तो नहीं रखा था कि पीएचडी करना है, लेकिन मेरा नाम पीजी कॉलेज के गर्ग सर थे, श्रीमती ममता गर्ग, डॉक्टर ममता गर्ग हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ। और उनके मिस्टर को पता चला कि मेरे ब्रदर के थ्रू कि ये बहुत मेहनती है, मतलब लेबोरियस है, तो मेरे घर आए उन्होंने और आकर के बोले कि आप पीएचडी कर लो और हम लोग गाइडेंस करेंगे। तो घर आए, चर्चा हुआ और अपनी ही गाड़ी में बैठा के लेके आए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरव्यू दी, सेलेक्ट हो गए। इसके बाद 4 साल मुझे लगा और मैं पीएचडी के लिए भोपाल गई, रायपुर गई, दिल्ली में 15 दिन रह के काम की और इस तरीके से मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ है। वाह, बहुत बहुत सुंदर मैम। चलो, ये पीएचडी तक का सफ़र आपका बहुत ही अच्छा लगा मैम। ये भी जानना चाहेंगे हॉबी, रुचि, मतलब शुरू से तय था लक्ष्य आपका कि मतलब कैसे? हाँ, मेरा लक्ष्य तय था। मैं मतलब जो मेरे फादर थे फॉरेस्ट विभाग में रेंजर थे और चूँकि मैं मेरिटोरियस थी, कहना चाहिए, हर साल फर्स्ट क्लास आती थी। तो पापा की इच्छा थी कि मैं जब 8th में भी फर्स्ट आई तो 9th में तुम साइंस पढ़ो। और उस समय साइंस पढ़ने का मतलब ये था कि बायो पढ़ रही हो तो डॉक्टर बनो, मतलब उनका ये था कि डॉक्टर बनो। और मुझे पता नहीं क्यों किसी की पट्टी देख करके या कुछ भी ब्लड देख करके मतलब चक्कर आ जाता था, मतलब मैं नहीं देख पाती थी। और हमारे स्कूल में मैथ्स का ऑप्शन नहीं था, केवल 2 ही सब्जेक्ट थे, मतलब या तो आर्ट्स पढ़ो या बायोलॉजी पढ़ो। तो फिर मैं आर्ट्स ली। तो पिताजी का बल्कि ऐसा रहा कि उन्होंने बहुत दिनों तक मेरा ड्रेस नहीं बनवाए
कि तुम आर्ट्स मतलब पढ़ना, उस समय ये समझा जाता था कि कोई कमज़ोर बच्चा आर्ट्स पढ़ता है, और मैं आर्ट्स को चुनी। तो फिर भी पापा माने, आर्ट्स में इंग्लिश सब्जेक्ट था, एक संस्कृत था, तो मैं इंग्लिश लेके पढ़ी थी। और मैं 9th में मैं चारों सेक्शन में फर्स्ट क्लास आई, और इंग्लिश में विशेषकर मेरे को सबसे टॉप का नंबर मिला। उस समय निर्मला देश पांडे आई थी, समाज सेविका थी, उनके द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था मेरे को गर्ल्स स्कूल में, अंबिकापुर में। चलो ये बहुत सुंदर बताया मैम। हॉबी जानना चाह रहे थे, आपका रुचि किस में है ज़्यादा आपको, वो पहले और अभी? रुचि मुझे कहना चाहिए कि अपने शिक्षा दीक्षा में भी रुचि है, बच्चों को बेहतर पढ़ाना। और मैं कहूँ, अगर कई बार आजकल जैसे बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं, तो मैं अपने आप से कहना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे सब चीज़ में हाँ, मुझे सभी में रुचि है कहना चाहिए। और खेल कूद में ज़्यादा मैं एक्टिव तो नहीं थी, क्योंकि एक से एक होशियार लड़कियां थी। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाना गाना, नृत्य, डांस जो रहता था। अभी भी हम लोग सब अपने जो ग्रुप डांस होते हैं कहीं कर लेते हैं। तो और गाना गाते हैं? हाँ, गाना मतलब यहाँ जब मंच संचालन होता है, मतलब पिछले स्कूलों में तो संचालन भी करती थी मैं, और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ 2-4 लाइन में गुनगुना लेती हूँ। बहुत सुंदर। चलो अब मीडिया वाले हैं मैम, अब आप बता दिए तो भाई हमारा काम है, तो एक गाना सुनेंगे मैम आपसे जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। किस तरह का, फिल्मी या धार्मिक या किस तरह? आप धार्मिक अगर करोगे तो और अच्छा बात है, या जो लोगों को संदेश है। पुराने तो काफ़ी अच्छे गाने लगता, मंगेशकर, मुकेश जी, किशोर जी इनका। अच्छा, अभी जैसे उनका भी कर सकते हैं, स्वर्गीय जो है मनोज कुमार जी, जिनको भारत कुमार कहा जाता था, उनका बहुत अच्छा गाना है। जैसे एक मैं ना भूलूंगा है, ऐसा जो भी आपको। मैं जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, ओ फिर नहीं आते, ओ फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, फूल खिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक बार जो बिछड़ जाते हैं, वो हज़ारों के आने से मिलते नहीं। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात, सुबह शाम, ओ फिर नहीं आते, ओ फिर नहीं आते। अभी बहुत सुंदर मैम, बहुत ज़बरदस्त गाना मैम, आप बहुत अच्छा लगा मैम। एक आध दो और मैम, कुछ कविता, दोहा, ऐसा कुछ? कविता जैसे मैं मैडम के लिए बोल दूं? नहीं, हाँ, ठीक। या जो दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, बच्चों के लिए बोल दूं क्या? 2 लाइन प्रेरणा वाले। कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा। वाह, बहुत सुंदर लगा। इसका मतलब भी बता देते मैम शॉर्टकट में। मतलब हर व्यक्ति को, या मैं तो स्टूडेंट्स को अक्सर संबोधित करती हूँ, पर मुझे लगता है कि किसी को भी इस तरह का कर्म करो कि बुलंदियों को छू ले, और ऐसा काम करो कि हर जुबान पे आपका नाम आए। ये अर्थ है इसका, मतलब उनको आगे बढ़ने का संदेश। हाँ, संदेश है ये, प्रेरक संदेश। तो मैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में बच्चों को संबोधित करते हुए ये बोलती हूँ कि ऐसा कर्म करो। बहुत तो चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। ये तो आपका जीवन के बारे में बहुत अच्छा लगा। अभी परिवार में और कौन कौन है मैम आपके? कहाँ, ससुराल में कि मायके? दोनों। मायके में। मायके में माता पिता तो हमारे नहीं रहे। पिताजी, अब ऐसी ये सेंसिटिव बातें हैं कि मतलब बोलो तो माँ कोरोना के बाद मतलब माँ की डेथ हो गई। पापा 17 में नहीं रहे, माँ 22 में चली गई। माँ को आखिरी समय में 4 साल मेरे साथ ही रहीं, और ये मेरे लिए
बहुत दुखद बात है, क्योंकि मैं बहुत जुड़ी हुई थी अपने माता पिता से। और ऐसे दिन में पैदा हुई थी कि मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि तुम लड़का और लड़की दोनों हो मेरे लिए। हाँ, मेहनती थे मैं माँ। हाँ, मैं मतलब जहाँ भी गई हूँ मतलब उसको संभाली ही हूँ, चाहे वो घर हो चाहे स्कूल हो। मतलब मुझे काम करने का मौका मिला और उसको मैं बहुत मेहनत से संभाली। हाँ, ये है। तो घर में अभी भाई भाभी लोग हैं। एक भाभी की डेथ हो गई है, बड़ा भाई हेडमास्टर हैं, छोटा भाई सरकारी वकील है और वहीं अंबिकापुर में, और भाभी भी जॉब में है, और एक सिस्टर है, उसके मिस्टर हैं अंबिकापुर में। उनका नहीं बच्चे हैं। किसके? मुझे मेरे 2 बेटे हैं। तो मेरा एक बेटा बेंगलोर में इंजीनियर हो गया है, कैंपस सिलेक्शन हो गया उसका, 3 साल से जॉब कर रहा है। छोटा वाला भी बॉम्बे से बीकॉम ऑनर्स किया, इसके बाद 1 साल जॉब किया, कैंपस सिलेक्शन हुआ तो फिर अभी आके वो MBA की तैयारी और ऑनलाइन जॉब भी कर रहा है। चलो, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत सुंदर। आप इतिहास में PhD किए हैं मैम, तो PhD संबंधित सवाल रहेगा। इसमें शोध किस में किया है मैम आप? मेरा शोध का जो टॉपिक था छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। हाँ, क्योंकि मैं देखी कि राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास में सभी पढ़ते हैं, और जैसे मान लो आप सब परिचित होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से बहुत कम लोग परिचित हैं। और शायद मुझे लगता है आप लोग भी कम ही जानते होंगे, क्योंकि 2 साल का पीरियड था ये। हाँ, केवल 2 साल का पीरियड था, 1939 से 41 तक, 1939 से 41 तक का जो पीरियड था वो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और उस युद्ध में जैसे प्रथम विश्व युद्ध में ज़बरदस्ती भारतीयों का सहयोग लिया गया, अंग्रेज़ों ने यहाँ से भेजा, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही था कि ज़बरदस्ती भारतीयों को भेजा जाना, सहयोग लेना। तो इसका विरोध करने के लिए, और चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और गांधी जी लीडरशिप था गांधी जी का, उन्होंने प्रथम सत्याग्रही चुना था विनोबा भावे को। तो गांधी जी का ये सोचना था कि एक सांकेतिक विरोध करना है। अगर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं तो ऐसी स्थिति में मतलब ये हमारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए व्यक्तिगत विरोध करना। तो गांव-गांव में लोग जो भी व्यक्तिगत सत्याग्रही होते थे, वो ऐसे ही व्यक्ति को सत्याग्रही उन्होंने चुना, जैसे विनोबा जी को, जो वास्तव में आदतन गांधीवादी हों। मतलब वो पाखाने की सफाई करना, शहर की सफाई करना, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे उनको वो चुनते थे। वो गांव-गांव के चौराहों पे बैठ कर के मतलब चरखा काटने लगते थे, लोग इकट्ठे होते थे उस चौपाल में, तो उनको बताना कि शासन का सहयोग हमको धन से और जन से नहीं करना है। तो ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, और धीरे धीरे ये काफ़ी मतलब अंग्रेज़ों का इसका अंदाज़ा भी नहीं था इस चीज़ का, और 2 साल के पीरियड ने अंग्रेज़ों को हिला दिया था। हाँ, मतलब इससे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सत्याग्रहियों ने इसमें भाग लिया, और मैं तो जाकर के कई लोगों से रायपुर में इंटरव्यू भी ली थी उस समय, 3-4। हाँ, मोतीलाल त्रिपाठी। हाँ, मैं साक्षात्कार की, मैं मतलब कई पेज मेरे साक्षात्कार के हैं, और मैं रायपुर जा कर के जो सत्याग्रही थे उनसे पर्सनली मिली, और मिल कर के इंटरव्यू ली। फिर रायपुर में लाइब्रेरी में, जो आपकी रविशंकर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहाँ पे, भोपाल में भी मैं गई। उस समय जो मिनिस्टर थे अंबिकापुर के, उनसे मैं लेटर लिखवा के गई थी भोपाल में, और भोपाल में भी मुझे देखने का अवसर मिला गजेटियर वगैरह। और दिल्ली भी मुझे उस समय जो मिनिस्टर थे उन्होंने सहयोग किया अंबिकापुर से, और उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग किया था। TS सिंह नहीं थे, खेल शायद थी। हाँ, वो सहयोग किए थे, उन्होंने अपने यहाँ रुकवाया था मुझे, और मैं 15 दिन 3 मूर्ति लाइब्रेरी में काम की थी। अरे वाह, चलो बहुत सुंदर। इससे एक मेरे मन में सवाल है मैम, आप सत्याग्रह में जो है किए थे, तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा अगर योगदान आप शोध किए तो किनका उभर के आता है योगदान उसमें? सत्याग्रह में? हाँ, कि सबका था लगभग? सभी का था, अपने अपने क्षेत्र में सभी ने किया, बहुत मेहनत किया सबने, सभी जेल भी गए, और तन मन धन से सब जुड़े रहे, और सबको जोड़ा छत्तीसगढ़ में भी, मतलब यहाँ पे भी। हाँ, चलो तो बोलेंगे बोल जय छत्तीसगढ़ माता रही है जी। तो बच्चे हैं अभी एडमिशन भी ले रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मोटिवेशन करना है। बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए ये है कि बच्चे सबसे पहले तो समय के पाबंद रहें, उनके अंदर एक अनुशासन की भावना होनी चाहिए। अगर शिक्षक
कोई बात मार्गदर्शन दे रहा है उनको, तो उस बात को गंभीरता से लें। बच्चे आज की पीढ़ी में, जब कोरोना के पीरियड के बाद के बच्चे जो हैं, वो किसी बात को गंभीरता से लेते नहीं हैं। मतलब कुछ बच्चे हैं अभी भी 25% जो गंभीरता से लेते हैं और काफ़ी सफल हैं वो, लेकिन जो बच्चे गंभीरता से नहीं लेते हैं उनको ही असफलता का मुख देखना पड़ता है। और उनको हम सबसे पहले, जैसे मैं एक नदी से ही उदाहरण देती हूँ हमेशा, कि नदी में तुम खड़े हो बच्चों, और क्या लगता है कि ये तो फला नदी है, लेकिन नदी वो है, वही नदी है, लेकिन पानी बदलता जा रहा है। तो समय इस तरीके से भाग रहा है पानी की तरह। तो समय को पहचानो। टाइम इज़ गोल्ड किसी ने बोला है, समय ही सोना है। मैं रोज़ प्रेयर में अनाउंस करती हूँ इस बात को कि टाइम इज़ गोल्ड। तो ये नहीं कि वो सोना है, सोना इसलिए है कि सोने जैसा बहुमूल्य है समय। समय को जिसने पहचान लिया, आप ये समय आपको ज़रूर लग रहा होगा कि आज तो है, कल क्लास में जाना है, बैठना है, लेकिन नहीं, आपके उठने बैठने खाने पीने सभी का समय बिल्कुल टाइम टू टाइम होगा। आप हर काम, अगर आज का होमवर्क आज कर लिया, आज की टीचर का बात, आज संदेश मिला, आज ही कर लिया, तो कभी भी असफल नहीं रहोगे। ये मैं समझती हूँ। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है, समय बद्ध होना बहुत ज़रूरी है ये, और टीचरों का मार्गदर्शन जो मिलता है उसको अपने जीवन में आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। सफल इंसान बनोगे। बहुत बहुत सुंदर मैम। सबसे खास बात ये बताया मैम, टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत सुंदर लगा मैम। एक और सवाल रहेगा मैम, ये आपसे जुड़ा हुआ भी है। जैसे आप बताया काफ़ी चर्चित हैं आप, काफ़ी पसंद भी आपको करते हैं आप। जी जी, स्कूल में काफ़ी पसंद करते हैं हम आपको। तो एक आदर्श प्रिंसिपल या एक आपके जैसे लोकप्रिय प्रिंसिपल में क्या गुण होना चाहिए आपके अनुसार? वैसे हम लोग की प्रिंसिपल लोग की ट्रेनिंग भी हुई थी, पर कुछ चीज़ें तो गॉड गिफ्टेड रहती हैं किसी व्यक्ति में, कि मतलब उसमें नेतृत्व क्षमता कैसा है। सबसे पहले तो नेतृत्व क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल को धैर्यशील भी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। उसके अंदर ज्ञान का भंडार भी होना चाहिए कि आप, क्योंकि एक प्रिंसिपल मल्टीपल होता है, मतलब वो पब्लिक डीलिंग भी करता है, वो बच्चों को भी डील करता है, वो ऑफिस को भी डील करता है, वो टीचर्स को भी डील करता है, और प्रशासन को भी डील करता है। तो आपको हर समय एक बहुमुखी प्रतिभा दिखानी पड़ती है। जैसे बच्चों के साथ कई बार आपको बच्चा भी बनना पड़ता है, कई बार बहुत कठोर भी होना पड़ता है। तो किस तरह का बच्चा है, सिचुएशन कैसा है, समय के हिसाब से उस समय आपका, मतलब आपकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वो दिखनी चाहिए कि उस समय आप कैसा डिसीजन ले पाते हैं। दूसरा चीज़, कई बार क्विक डिसीजन भी लेना पड़ता है, कई बार गहराई से भी सोचना पड़ता है। तो मंथन करने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता और सहनशीलता, सबको लेके चलने की भी बातें, क्योंकि कई बार हमको आंख बंद भी करना पड़ता है, कई लोगों को गलतियों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, और कई बार कई गलतियों को उजागर करना है, तो सबके बीच में हम उजागर नहीं करके उसको पर्सनली डांट फटकार, हाँ, समझाइश करके कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लगता है कि एक परिवार नुमा भी वातावरण बना रहे और वो व्यक्ति भी समझ जाए। तो ऐसा मेरी कोशिश रहती है। जी जी, बहुत बहुत सुंदर। एक और मेरे मन में सवाल है मैम, एक टॉप किया हुआ बच्चा, जो टॉपर बच्चा रहता है, और जो फेल हुआ रहता है, जो सप्लीमेंट्री है, जो जिनका नंबर सबसे कम आता है, दोनों के बीच अंतर क्या रहता है, क्या दिखता है आपको? एक टॉपर और एक जो सबसे कमजोर, जो लास्ट आते हैं, अंतर दोनों के बीच? दोनों, हाँ, जो टॉपर बच्चा होता है वो बच्चा शुरू से मेहनत करता है, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत, हाँ, वो खुद मेहनत करता है, और उसके पेरेंट्स भी सजग रहते हैं, बच्चा सजग रहता है। मैं तो बोलती हूँ किसी भी सफलता के पीछे सबसे पहले उस व्यक्ति का सजग होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे का सजग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चैतन्य है क्लास में, घर में, तो बच्चा टॉप करता है, क्योंकि विवेक भगवान ने सबको दिया है। वो समय को कितना वो बच्चा पहचानता, अपने आप को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। और जो बच्चे सप्लीमेंट्री आते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने डिनाई की है, कहीं ना कहीं उसने गंभीरता से क्लास को नहीं लिया है, और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने भी उनको ध्यान नहीं दिया है। अगर उनके पेरेंट्स उनके प्रति सजग हों, अगर शुरू में ही टेस्ट के जो मार्क्स आते हैं उनमें कम मार्क्स है, उसी समय पेरेंट्स सजग हो जाएं, वो बच्चा सजग हो जाए, तो ये नौबत तो नहीं आएगी। तो बच्चों में बहुत अंतर नहीं होता, और बच्चों में अंतर ये होता है परिश्रम की कमी। हाँ, वो परिश्रम कहीं ना कहीं उनकी
जो असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बनती है, क्योंकि कई व्यक्तियों को हमने देखा है कि असफल व्यक्ति बहुत आगे बढ़ते हुए दिखे हैं। हाँ। जब उन्होंने परिश्रम किया तो हाँ, क्योंकि सबसे पहले हमारे कलेक्टर महोदय थे, उनका छपा है पेपर में जो अच्छा। अपने कलेक्टर महोदय हमारे माननीय श्री अवनीश शरण सिंह, हाँ अभी तो हाँ उनका पेपर में छपा था, और उन्होंने बहुत मेहनत पिछले साल इसी बात पे करवाई थी कि सब बच्चों को मोटिवेट करिए जो असफल बच्चे हैं। तो उनका कहना था कि मैं तो 3rd डिवीज़न था, लेकिन कई बार असफल हुए, लेकिन आज इतने बड़े पद पे सुशोभित हैं। तो इससे ये साबित, हाँ, इसका मतलब है कि परिश्रम, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वाह, ये किसी ने सही कहा है। चलो बहुत सुंदर। में एक और सवाल रहेगा मैम, वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, हाँ। आप पीएचडी भी किए हैं, शोध भी किए हैं, तो क्या लगता है सही है कि इसमें कुछ और बदलाव आने चाहिए? शिक्षा पद्धति सही है, कुछ बदलाव की भी आवश्यकता है। क्या और मुझे लगता है कि जो अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो बातें चल रही हैं, अच्छा, उसमें वो बातें शामिल हैं। आज बोलिए, मैं मीडिया के सामने बात पहुंचेगी आपकी वहाँ तक। भारतीय शिक्षा बोर्ड की बातें चल रही हैं, एक आईएएस उसमें शरीक हैं, डॉक्टर सिंह हैं शायद, और वो आईएएस रिटायर्ड हैं, और उसमें उसकी वो शायद अभी वो बिलासपुर में उसकी मीटिंग भी हुई है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो चीज़ें मैं देखती हूँ, वास्तव में वो चीज़ें बच्चों को क्या हुआ, जो प्राचीन गुरुकुलीय पद्धति थी वो सही थी कहीं ना कहीं, और अभी जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है, आज बच्चे रट के पढ़ के रात दिन बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहा है, मेरे भी 2 बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों का जो रूटीन है उसे कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को गंवा रहे हैं। रात भर जगते हैं, उठने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है। अगर आपका रूटीन सब गड़बड़ है, पहले भी लोग आगे बढ़े गुरुकुलीय पद्धति में और नेचर से जुड़े हुए, मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा भी, मुझे तो लगता है राजकुमार कॉलेज रायपुर का इसलिए भी है कि राजा महाराजा भी पढ़े थे वहाँ। तो बच्चों को बाहर भेजना और ऐसे वातावरण में भेजना, तो उनको ये पता हो कि कुछ काम भी करना पड़ता है, प्रकृति से भी जुड़ना पड़ता है, और हर काम करना है। आज बच्चे उस तरह के नहीं हैं आधुनिक शिक्षा पद्धति में। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य हो गया है पैसा कमाना, अधिक से अधिक पैसा कमाना, और अधिक से अधिक पैकेज वाले मिल रहे हैं जॉब, उसमें अट्रैक्ट हैं बच्चे। और आप भी जान रहे हो कि सभी जैसे बेंगलोर, पुणे, सभी बच्चे भाग रहे हैं, हाँ ज़्यादातर बच्चे, और अधिक से अधिक पैसा कमाना उनका उद्देश्य है। और ऐसे समय जब वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो मजबूत नहीं है। स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। तो स्कूलों में ये चीज़ें कि योगा डे मनाया तो जा रहा है, योगा कंपलसरी हो जाना चाहिए, एक पीरियड हो जाना चाहिए, कंटिन्यू। हाँ, योगा का एक टीचर ही अपॉइंट हो जाए, योगा एक क्लास हो जाए, मतलब अगर वो शामिल हो जाए तो उसमें पढ़ेंगे बच्चे, उसमें आगे बढ़ेंगे, उसके महत्व को सब समझेंगे। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ चीज़ें निर्माण होती हैं, और बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तभी वो बाकी चीज़ें कर पाएगा। मैं अपने आप को समझती हूँ कि अगर मेरा दिमाग सही चल रहा है तो ही मैं सारे काम कर पाऊँगी। अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं लगेगा कि टाइम पास होगा। तो ये चीज़ें आज हमारे युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चों में दिख रहा है। भाग रहे हैं बच्चे, रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है। हाँ, ये मेरा कहना था। बहुत बहुत सुंदर बताया मैम। सबसे खास बात, एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा मैम आपसे, आपके यहाँ तक पहुँचने में आप अपने आदर्श कहे, प्रेरणा स्रोत या योगदान किनका रहा, क्या कहना चाहेंगे? गुरु किनको मानते हैं आप? वैसे जीवन में देखिए, सबसे पहले गुरु तो अपनी माँ ही होती है, और माँ को ही केवल सब कुछ प्रदान करके पिता को भी भूल जाना गलत होगा। पिता भी मेरे गुरु रहे हैं, ऐसे कि मेरे पिताजी, मैं अगर परीक्षा देने उस ज़माने में स्याही और पेन लेके जाते थे, बेटी स्याही भर ली हो पेन में, 5वीं का बोर्ड, हाँ 5वीं का बोर्ड परीक्षा चलता था। सुबह से माँ उठ के पराठा चाय बना रही है, दही खा के जाओ बेटी, पेन लेके जाओ, पेन में स्याही भरा है कि नहीं, दवात में स्याही लेके जाते थे, बेटी स्याही भर के दवात लेके जा रही हो कि नहीं जा रही हो। तो माता पिता का जो केयरिंग था, पिताजी जो मेरे लिए लगे हुए थे पूरे सफ़र में, उनको
मतलब मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ही मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। और उन्हीं का पूरा योगदान हाँ, है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता, वाह। भुलाया नहीं जा सकता उनको। बहुत बहुत सुंदर मैम। सबसे खास बात ये लगा मैम, जो आप पुराने यादें कुछ जो तरोताज़ा किए आज, हाँ। जो स्याही दवाद वाला, वो बहुत ही अच्छा लगा मैम। चलो हम बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम। एक मेरा और ख़ास कार्यक्रम रहता है मैम, ऐसे मैं छत्तीसगढ़ी में जनूला पूछता हूँ, लेकिन आपसे, आप इतिहास में, हिस्ट्री में जो है पीएचडी किए हैं, तो उसके संबंधित मैं पहेलियाँ पूछना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त देंगे तो। पूछिए पहेलियाँ। जी जी। हाँ, हाँ, तो आप इजाज़त दिए हैं मैम, तो पहला ये रहेगा मैम, शिलालेखों में जिनकी कहानी छुपी है, धम्म चक्र में जिनकी जुबानी छुपी है, कलिंग युद्ध के बाद जिनका मन बदल गया, बुद्ध के रास्ते पर उनका जीवन चल गया, कौन है बताइए? सम्राट अशोक। अच्छा, कैसे? सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। धम्म में भी उनका है, शिलालेखों में वर्णन है। और कलिंग युद्ध के बाद जब वो काफी मार काट हुआ था। हाँ, जब जाकर के हृदय विदारक जो घटनाएं थी उनको उन्होंने देखा, उसी समय शपथ ले लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर और उन्होंने, अखंड भारत वही बनाया था। हाँ हाँ, तो उसी समय उनका हृदय पर सम्राट अशोक। वाह, बहुत बहुत सुंदर। एक और रहेगा मैम आपसे, इतिहास की है ये पहली कहानी, सीखा था जिससे सबने प्रशासन की रवानी, सिंधु घाटी का था जो नगर, नक्शे पर था बेहद सुंदर, बताओ यह कौन सा शहर? हाँ, मोहनजोदड़ो। अच्छा, हाँ, मोहनजोदड़ो का जो इतिहास शहर, का पहला कहानी। हाँ पहला, उसमें उस ज़माने में भी वो जो इमारतें मिली थी, सीढ़ियाँ थी, प्रशासन की भी प्रशासन रवानी की, जो आप उस समय जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो देखोगे आप नगर को, सिंधु सभ्यता में, तो नालियों की व्यवस्था, सीढ़ियों से ऊपर जाने की व्यवस्था, अनाज संग्रह की व्यवस्था, मतलब जो भी व्यवस्थाएं थी वो शानदार थी। मतलब वो आज के ज़माने के लिए भी प्रेरक है। वाह। हाँ, छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से मिलती थी, बड़ी नालियों का पानी बाहर जाके गिरता था। तो इस तरीके से उस ज़माने में मैनेजमेंट होना बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर। उससे बड़ी बात यह है मैम, आप तुरंत जवाब भी दे पा रहे हैं। एक और है मैम, लोहे की दीवार जैसा था शासन, मौर्य वंश में था इनका स्थान, चाणक्य नीति से जिसने पाया राज, इतिहास ने जिसे कहा महान महाराज, बताओ कौन है? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, जैसे? हाँ, उनका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बहुत बढ़िया था। चाणक्य ने उनको अपनी चोटी कस ली थी, उनको बैठाने के लिए शासन पे, और उन्होंने शासन जब किया तो सब जो एक शासक को करना चाहिए, सड़क के लिए, जनता के लिए, या संस्कृति के लिए, वो समाज के लिए, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। चाणक्य जी का भी नीति काफ़ी अच्छा हाँ, है। चाणक्य नीति, चाणक्य विष्णुगुप्त गानी ने है, और चाणक्य को तो आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है। महान अर्थशास्त्री में से एक। हाँ, महान अर्थशास्त्री। और चाणक्य कि हमारा काम भी हो जाए, सूझबूझ से हो जाए, सही। और सभी मतलब कहीं पे सामने आकर के किसी का विरोध ना करना, चाणक्य नीति। चलो, बहुत बहुत सुंदर लगा मैम। तुरंत आप पहले बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो इस काम के लिए ही बने हैं, और शिक्षा में मेरी रुचि रही, और मैं शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं कि इस प्रोफेशन को इसलिए चुने कि मुझे जॉब नहीं मिला, बल्कि मेरा एक इस प्रोफेशन के प्रति ही मेरी रुचि ही थी। मतलब अगर मेरे पिताजी पूछते थे कि बेटी क्या बनोगी, मतलब उनको था कि मेरी हाँ, तो मैं बोलती थी, अब उस ज़माने में मैं टीचर बनूंगी। अच्छा। तो बोलते थे टीचर, ऐसे बोलते थे? हाँ, मैं बोलती थी टीचर। तो मुझे मूंगफली खाने का बहुत शौक था, भुट्टा खाने का बहुत शौक था, मेरे घर होता था बाड़ी में। तो पापा हमेशा बोलते थे कि बच्चों से क्या भुट्टा मंगवा के खाओगी, फल नहीं खाओगी बुलवा के। मतलब यही शौक़ है टीचर बनने का। उनको बहुत ख्वाब था कि लड़की होशियार है तो कुछ डॉक्टर बने, कुछ और पोस्ट पे बने। तो ये उनका था, मेरे पापा का। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से मैं जो शिक्षा के मतलब इसमें मैं रुचि से आई हूँ इसमें। चलो, बहुत अच्छा लगा हम बात करेंगे। एक लास्ट सवाल रहेगा जी मैम, जैसे आप बताया कि डेली रूटीन का बच्चे को भी आप मोटिवेट के लिए बता रहे थे, तो आपका डेली रूटीन जानना चाहिए, और एक सफल छात्र को भी आप बता सकते हैं कि उनका डेली रूटीन वो कैसे रखें। एक सफल छात्र को डेली रूटीन ये होना चाहिए कि सबसे पहले सुबह उठने की आदत होनी चाहिए। सूर्योदय में उठें, थोड़ा बहुत अपने शारीरिक व्यायाम करें, और उगते हुए सूर्य का दर्शन करें।
गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मंत्र का वैज्ञानिक तौर पे भी शोध हुआ है कि उससे दिमाग पे अच्छा असर पड़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है। तो ये उनका रूटीन शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद समय से खा लें, समय से अपने काम स्वयं करें, अपना बस्ता एक बार चेक कर लें, समय से अगर 11 बजे 12 बजे का स्कूल है तो 1 घंटा पहले अपनी तैयारी कर लें, अपना बैग चेक कर लें, अपनी तैयारी कर लें और खाना खा के तैयारी करके अपना होमवर्क देख करके समय से स्कूल पहुंच जाए। बहुत बहुत सुंदर लगा मैम। आज आपको पूरा देश दुनिया में, पूरा बिलासपुर जिला वासी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ वासी, पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं मैम, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी आपका जो मन करे, जो दिल करे, लास्ट सवाल है। मैं यही संदेश दूंगी कि हर व्यक्ति को एक महिला का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो महिला घर में हो या बाहर हो। महिला अगर दोहरी भूमिका निभा रही है, अगर घर में घर का काम करके जॉब भी कर रही है तो उसे सैल्यूट करना चाहिए घर वालों को, और अगर घर में भी काम कर रही है तो उसकी महत्ता को कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक उचित प्रबंधन करती है। सबको समय पे खाना उपलब्ध कराना, बच्चों को समय से मैनेज, बहुत बड़ा मैनेजमेंट एक महिला करती है। तो मुझे लगता है कि महिला को सम्मान हर वर्ग को करना चाहिए और ये घर से ही शुरू होना चाहिए। और जो आज भी कहीं ना कहीं मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में बहुत सारे कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं आज भी इन चीज़ों से दूर ही हैं, मतलब उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम, और सबसे खास बात, अपना इतना कीमती समय दिया मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, आपके चैनल को भी सैल्यूट है भाई। पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे डॉक्टर संध्या तिवारी जी, उनसे बात किए, उनके जीवन के बारे में जाने, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे खास बात जो छात्रों को उन्होंने जो बताया कि सबसे मेन जो है टाइम मैनेजमेंट का जो बात किया मैम, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो इंटरव्यू है, युवा पीढ़ी के जो नारी शक्ति हैं, युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, ज़रूर देखें, उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।